आज संसद के दोनों गृह को, दोनों हाउसेज को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया। हमारे संविधान के आर्टिकल 87 के तहत एक संवैधानिक जो फर्ज अपना है वो माननीय राष्ट्रपति जी ने इसका वहन किया। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है कि ये जो भाषण होता है ये भाषण सरकार तैयार करती है और सरकार उसका ड्राफ्ट देती है और इसमें सरकार ने अपने किए हुए कामों का जायजा रखा होता है, जो कि स्टेट में गवर्नर और सेंट्रल में राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं उसको। बहुत उम्मीदें थी देश की जनता को कि 10 साल से जो सरकार सेंट्रल में है उसका ये आखिरी काल है। ये राष्ट्रपति जी का भाषण 10 साल के आखिरी पड़ाव पे हो रहा है, तब सरकार जो इस भाषण में मुद्दे रखवाएगी उसमें अपने किए कामों का, अपने दिए हुए उन गारंटीज का, जो मोदी जी ने गारंटीज 2014 में दी, जो मोदी गारंटीज 2019 में थी, उसमें से कितनी परिपूर्ण की है उसकी कुछ बातें इसमें आएगी, ऐसी सबको उम्मीद थी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गारंटी तो सारी फेल हो गई। कभी कभी होती है ना, कोई फर्जी कंपनियां माल बेचती है और गारंटी तो देती है पर धीरे से लिखा होता है TNC अप्लाइज, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, और टर्म्स एंड कंडीशन देखो तो उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसा ही मोदी गारंटी का हुआ। आप सभी को याद होगा चुनाव के वक्त कहा था काला धन वापस आएगा मित्रों, यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। आज 10 साल खत्म होने के बाद काले धन का कोई हिसाब किताब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं था, जो कि 10 साल के बाद देना चाहिए था कि भाई 15 लाख नहीं तो 5 लाख 2 लाख क्या वापस दिया आपने। कभी ये भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी और जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, सैलरी वाले, वो काला धन वापस आएगा, उनमें से मैं इनको इनाम दूं के तौर पे वो पैसे दूंगा। वीडियोस आपके पास होगी, अगर कुछ कैमरे की आंखें वो ढूंढ के निकालेगी तो पता चलेगा। दूसरा एक वायदा था, वो वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। आज के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी के ये स्वीकार किया है सरकार ने कि 2 करोड़ भूल जाओ, ये 10 साल में 20 करोड़ भूल जाओ, कुछ लाख नौकरियां दी है और वो जिक्र है कि कुछ लाख नौकरियां दी, पर कितनी चली गई उसका जिक्र नहीं है। और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, उसका क्या हुआ उसका कोई बात उसमें नहीं रखी है। किसान को कहा था कि भाइयों बहनों, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। अब आज मैं गुजरात से आता हूं, 10 साल पहले जो बीटी कॉटन का 20 किलो का दाम था, आज उसी दाम में वो बिक रहा है या उससे भी कम में जा रहा है। और जो खर्चा किसान को था वो जरूर दुगना हो गया। डीजल का दाम डबल हो गया, खाद महंगा हुआ, बीज महंगा हुआ, तो आय तो दुगनी नहीं हुई, खर्चा दुगना हुआ। आज के अभिभाषण में उस बात का कोई जिक्र नहीं है। कहा था चुनाव से पहले, एक मेरे फौजी का सर जाएगा 10 सर काट के ले आऊंगा। आपको याद होगा आज के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है
कि चाइना ने बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को शहीद कर दिया, एक लफ्ज नहीं। पठानकोट, पुलवामा, एक लफ्ज नहीं। इतने लोग हमारे फौज के जवान जिसके पे हमें फक्र है, हमें नाज है, जान की बाजी लगा के देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी शहीदी पे आज के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। चुनाव से पहले कहा था रुपया कमजोर, इसका मतलब दिल्ली की सरकार कमजोर। प्रधानमंत्री की उम्र के साथ रुपया कंपटीशन कर रहा है, ऐसी मजाक करते थे मनमोहन सिंह जी की। वो तो अच्छे प्रधानमंत्री थे कि अपनी उम्र से कभी आगे नहीं जाने दिया। आज के प्रधानमंत्री जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों से आगे रुपया चला गया, इतना गिरा रुपया। पर आज के अभिभाषण में उसकी कोई बात नहीं की है। कहा था पेट्रोल, डीजल और गैस सस्ता कर देंगे। आज के हालत देश के सामने है। अभिभाषण में इन महंगाई पे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक लफ्ज नहीं है। चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार आएगी, डबल डिजिट में ग्रोथ होगा। आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्वीकार किया है कि 7.5 से आगे नहीं गए हैं। तो ये अभिभाषण में ये भी कहा है, एयरलाइंस के बारे में जिक्र है, पर आजादी के बाद बनी बनाई एयर इंडिया को बेच डाला, उसका जिक्र नहीं है। रेलवे की बातें हुई है, पर रेलवे में एक्सीडेंट्स, इसके पर पूरा सिग्नल फेल्योर, पूरा साइलेंट है राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। रेलवे में बुजुर्गों को कंसेशन मिलता था, प्रेस और मीडिया के साथी हो या और दूसरे क्लास को स्पेशल कंसेशन मिलता था। कोरोना के वक्त से बंद कर दिया सरकार ने। आज के अभिभाषण में भी उसका कोई जिक्र नहीं है। कृषि एक्सपोर्ट की बात की है, पर नीति कैसी है? किसान के घर में जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आती है तो ये सरकार उल्टी रीत चलाती है। एक्सपोर्ट बंद, निकास बंदी, माने किसान बर्बाद। किसान घर में माल नहीं रख सकता है। जब मुनाफा खाने वाले लोगों के पास आता है तब ये सरकार नीति बदलती है, एक्सपोर्ट होता है, लोगों को महंगाई की मार और किसान का कोई फायदा नहीं। आज गुजरात के किसान रो रहे हैं क्योंकि ऑनियन, प्याज सबसे ज्यादा वहां होती है। अभी सौराष्ट्र में प्याज किसानों के घर में आई। उम्मीद थी कि इस बार 2 पैसे कुछ कमा लेंगे। सरकार ने एक्सपोर्ट प्याज का बंद कर दिया है और किसान बर्बाद हो रहा है। तो ये जो नीति है, ये 4 आधार स्तंभ आज बताए उन्होंने। युवा, नारी, किसान और गरीब, 4 पिलर बताए हैं आज के अभिभाषण में। अब ये चारों को सबसे ज्यादा परेशानी है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, युवा परेशान, मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासी बेटी पे अत्याचार, दुनिया भर में थू थू होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी उनके आंसू पहुंचने नहीं गए, ना हमें पार्लियामेंट में इसकी बहस मिली। वो नारी की हालत, किसान की हालत मैंने आपको गिनाई। कहते हैं कि गरीबी तो अब रही नहीं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों जा रहा है? क्यों ले रहे हैं लोग? गरीब नहीं है तो कोई मुफ्त में राशन क्यों लेगा? तो सच्चाई और अभिभाषण, उस दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। इस देश का हर नागरिक एक सुप्रीम पावर में जहां विश्वास रखता है, उसकी पूजा, उसकी आराधना, उसकी प्रेयर करता है। मैं हिंदू हूं, मैं मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरी कुल देवी मां की प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, आराधना करता हूं। मैं भगवान श्री राम को दिल में रखता हूं, पर मेरे भगवान मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, मत की प्राप्ति के लिए भगवान नहीं है। भाजपा के लिए भगवान मत की प्राप्ति का साधन बनाते हैं। किसी भी हिंदू को पूछ लो, शंकराचार्य जी महाराज से ऊपर
शंकराचार्य जी महाराज जगत गुरु माने जाते हैं, उनकी भी अवहेलना करके चुनाव आ रहा है, तब इवेंट करना और अभिभाषण में भी, अरे भगवान राम तो हमारे दिल में है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम आराधना करते हैं, तुम तो मतों की प्राप्ति के लिए भगवान को भी इस तरह से उपयोग करोगे। भगवान इंसान को पैदा करता है, भगवान की मेहरबानी से इंसान को नसीब मिलता है। अब ये पहले भाजपा के इंसान ऐसे निकले कि जो कहते हैं कि भगवान क्या, हम भगवान को लेके आए। अब ये उल्टी गंगा आज के अभिभाषण में भी दिख रही है, ये शर्मनाक बात है। मैं हमारे साथी गौरव गोगोई जी से विनती करूंगा कि आपको संबोधित करेंगे और उसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। धन्यवाद शक्ति सिंह गोहिल जी। आदरणीय साथियों, आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण में देश में जो लोकतंत्र, संविधान और संसद पर भाजपा और आरएसएस के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उसको लेकर हमारी अपेक्षा थी कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अपनी भाषण में चिंता व्यक्त करेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि नए सदन में आज का भाषण उनका पहला भाषण था, लेकिन उनके भाषण में इसका भी विवरण होना चाहिए था कि इस नए सदन में अब तक लोकतंत्र को कैसे रौंगा जा रहा है। पिछले ही सत्र में 146 एमपीज को सिर्फ अपने हक के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उसके कारण उनको निलंबित किया गया। इसी नए सदन में एक महिला सांसद ने पोर्टल के पासवर्ड को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनाकर उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। लेकिन जिस बीजेपी सांसद के असस को लेकर कुछ युवाओं ने सदन में घुसकर जो दहशत फैलाई, उस भाजपा सांसद पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दोहरी मापदंड जो वर्तमान की सरकार दिखा रही है, इस नए सदन को लेकर, इस नए सदन के अंदर उसको लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की। इस बात की चिंता नहीं थी कि आज सदन में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जाता है और एक के बाद एक विशेष कानून बुलडोजर की तरह पारित किए जाते हैं। वो चाहे कानून से जुड़े हुए बिल हो, चाहे जंगल और जमीन से जुड़े हुए बिल हो, चाहे आपके निजी जीवन में आप किस प्रकार से अपने मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं, उसके संपर्क में हो। तो ये सदन अब देश का सदन नहीं,
ये सदन अब लोकतंत्र का मंदिर नहीं, ये तो मोदी जी के नाम पर एक स्मारक बनाने का जो काम भाजपा कर रही है, इसको लेकर राष्ट्रपति जी अपने भाषण में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी। बार बार हमारे आदरणीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर यही गति रही, भारत की लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। उसका सर्वनाश भाजपा और आरएसएस करने पर तुले हुए हैं। और बार बार हमने ये उदाहरण 2014 के बाद देखे हैं, किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर कर विपक्षी दलों पर दबाव बनाया जाता है, किस प्रकार से संस्थाओं को कमजोर करके चुनावी जीत हासिल करने का प्रयत्न किया जाता है। हाल ही में हमने चंडीगढ़ में देखा कि किस प्रकार से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा वहां पर भाजपा ने हलचल के बीच में अपना मत हासिल किया। और यह भी चिंता की बात है कि भारत के सारे अहम विपक्षी दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने का समय तक अभी तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया है। तो ये लोकतंत्र में लोगों का जो विश्वास, जो संवैधानिक संस्थाओं पर धीरे धीरे घटता जा रहा है, आज इसकी जो सच्चाई है, आज हमने राष्ट्रपति जी के भाषण में इसका विवरण नहीं देखा। पूरी जो आज की जो वास्तविक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो स्थिति है, सच्चाई है, उसका विवरण नहीं देखा। सरकार ने नोटबंदी में जो उनकी जो सबसे बड़ी आर्थिक जो गलती थी, विफलता थी, उसके बारे में कोई विवरण नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज अग्निपथ में एक अग्निवीर जवान को अपना अधिकार नहीं मिलता, उसको लेकर कोई विवरण नहीं। चीन के जवान आज हमारे ही भारत के जमीन पे आकर लद्दाख में भारतीय के किसानों को डराने की कोशिश करते हैं, और लाल आंख 56 ना लाल आंख दिखता है, ना 56 इंच का सीना दिखता है। हमको दिखते हैं तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने विफलताओं को छुपाने के लिए पूरे मीडिया को डराकर धमकाकर देश का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कल बजट आएगा, बजट में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो पिछले 10 सालों से हो रहा है वही होता जाएगा। मतलब जो भी वादे देश के जनता को किए गए वो झूठ और जुमले में साबित होंगे, और मोदी जी के करीब जो कुछ उद्योगपति हैं उनको और मुनाफा और लाभ मिलेगा। तो ये सारी सच्चाई आज लोगों ने सोचा कि इसका साहस होगा सरकार को कबूल करने में, लेकिन सरकार बार बार सच्चाई को दबाने और कुचलने के लिए कोशिश कर रही है। और लोकतंत्र, जैसे कि आदरणीय खड़गे जी ने कहा, अगर आज हम सारे विपक्षी दल
एकजुट होकर अगर हमने नहीं बचाया भारत के लोकतंत्र को, तो इसकी धज्जियां उड़ाने पर भाजपा और आरएसएस सफल हो जाएंगे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर आपके सवाल हैं तो आदरणीय गोहिल जी हैं, मैं हूं, हम आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, ये अभिभाषण है और उसके अंदर उन्होंने आर्थिक विकास दर 7.5 कहा है। अब इनकी गारंटी थी डबल डिजिट, और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आप विकास दर देखिए। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ों की मायाजाल का फर्जीवाड़ा। अगर कहीं सही आंकड़े देखने आपको तो SCR सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू आता है सरकार का। मैं इस अभिभाषण के बाद SCR के आंकड़े मैच कर रहा था, तो कहीं ना ताल है ना मेल है। जैसे चुनाव के वक्त जुमले दिए थे, उसी तरह सरकार के तैयार किए हुए आंकड़ों की मायाजाल भी विकास के नाम पे गुमराह करती है। अगर आप कहते हो कि आप बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हो, अगर आप कहते हो कि आपका विकास तो बहुत आगे बढ़ रहा है, तो जो आपने डबल डिजिट प्रॉमिस किया था उसकी जगह 7.5 इसी अभिभाषण के किताब में, और जब बोले तब भी 1 घंटे और 16 मिनट के भाषण में भी यही बात निकल के आती है। जो योजनाएं पहले से चल रही है उसका कोई ठीक से कंपैरिजन नहीं किया गया। आज गांवों की हालत और खराब हुई। आज आंकड़े वो देने चाहिए कि पेट्रोल या डीजल, जब किसान डीजल यूज करता है ट्रैक्टर में, तो क्या था 2014 में, उसके सामने किसान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आमदनी क्या थी, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ हवाबाजी है। और आंकड़ों में इस तरह से गुमराह करने की कोशिश हुई कि जैसे कि देश में सब कुछ चंगासी। देखिए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतिहास के पन्ने खोलने चाहिए, और वो ही देखेंगे कि उन्हीं का दल जब विपक्ष में था तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा स्थगित करने का, और जब वो सत्ता पक्ष में आए तो भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का। तो उन्हीं की पार्टी जब विपक्ष में रहती है या सत्ता पक्ष में हो, पार्लियामेंट की मर्यादा को खत्म करने में उनकी पार्टी का सबसे बड़ा पहल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री को देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के व्यवहार का भी अनुकरण करना चाहिए। शायद सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आज तक प्रेस के दोस्तों से कोई सवाल ना लिया हो। शायद पार्लियामेंट के अंदर ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ही विभाग का कोई भी सवाल सदन के पटल पर खुद नहीं रखा होगा, न उन्होंने खुद व्यक्त किया होगा। तो इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाने का काम विपक्ष करती आ रही है, पर वो देखना चाहते नहीं है, क्योंकि उनके
चश्मे पे सिर्फ मोदी 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 लिखा है, तो सच्चाई उनको दिखती नहीं है। दूसरी बात, जहां पर आर्थिक की बात आती है, आर्थिक आपने उसका विवरण किया, आईएमएफ ने जो भी प्रोजेक्शंस किए हैं उसके पश्चात भी आप भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको आप एक जीडीपी के नंबर में उसको बांध नहीं सकते। जो सामाजिक असमानता है, गरीब और अमीर के बीच में जो दरार है वो और बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का जो भूमिका होना चाहिए आर्थिक विकास में, आज उनका भी जो सहयोग है वो कम होता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल और डीजल पे जो राहत मिलनी चाहिए लोगों को नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है कि एक आंकड़े के पीछे आप देश की आर्थिक संकट को नहीं छुपा सकते। देश की आर्थिक संकट, चाहे वो किसानों की मांग हो एमएसपी को लेकर, इससे बहुत बड़ी है। और एक पहले प्रश्न से ये जुड़ा हुआ है, मणिपुर का जिक्र नहीं। आज भी लोग की हत्या हो रही है मणिपुर में, उसको लेकर कोई जिक्र नहीं। जम्मू कश्मीर में आज भी हमारे जवानों पर आक्रमण हो रहा है और ऐसा दर्शाया है कि सिर्फ पत्थरबाजी नहीं हो रही। क्या जम्मू कश्मीर में शांति का आकलन हम पत्थरबाजी से करेंगे? आज भी वहां पे जवानों को, बड़े बड़े अफसरों को उनकी हत्या हो रही है। छत्तीसगढ़ में आज भी नक्सली एरिया में लोगों और जवानों पर हमला हो रहा है। तो सरकार के द्वारा ऐसे कुछ बातें आए राष्ट्रपति जी के भाषण में जो पूरे, जैसे कि हमने कहा, देश की जो वास्तविकता है उसके विपरीत है। वो तो आज स्पष्टीकरण एक आ गया है कि इस ऐसी कोई बात थी नहीं। वो बहुत भीड़ थी, उस भीड़ में अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिसके कारण जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास भी ऐसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा उस गाड़ी के पीछे जो शीशा था वो शीशा टूटा। तो लेकिन जो माहौल जो बन रहा है कि पत्थरबाजी का, ऐसा बाद में लगा कि ऐसा नहीं है। और ये जरूर कहना पड़ेगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत सफल रूप से उत्तर पूर्वांचल में, तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा, आज भी बिहार और बंगाल में बहुत सफलता उसको मिल रही है। देखिए, कोर्ट की कोई मैटर जिसका ना मुझे पूरा ज्ञान है ना संज्ञान है, इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। देखिए, लफ्ज़ों में और हकीकत में बहुत अंतर है। आप खुद उठा के आंकड़ा देख लो। अभी एक सूरत के एक्टिविस्ट ने ही पूछा था कि 14 से 19 के बीच में जो बैंकिंग सेक्टर में बैंक के लोन लेके नहीं भरने वाले बड़े उद्योगपतियों का आंकड़ा, मेरे पास उसका आरटीआई एक्टिविस्ट का उस वक्त ट्वीट भी किसी ने, मेरे ख्याल में एक न्यूज़ एजेंसी ने ही किया था, वो है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको पता चलेगा कि सबसे बुरे हालत 14 से लेके अभी तक में, ये मोदी काल में सबसे ज्यादा हुआ है। काला धन बाहर के संख्या में जो आंकड़े आए हैं वो इसी दौरान सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और कहते थे लेके आएंगे, अब जो भी भाग के गया इनके दौरान, उनके फोटो मोदी जी के साथ होता है और फिर गुम होता है। जिसके हवाई जहाज मोदी जी यूज करते थे 2014 के चुनाव में,
वो काला धन लेके बैंकों का फ्रॉड करके देश से भाग गया, तब यही प्रधानमंत्री जी यहां थे, तो आप क्या कर रहे थे? तो सच्चाई कुछ और है और अभिभाषण का दिखावा कुछ और है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। न्याय का हक मिलने तक।